हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार एक बार फिर से आपका अपने एम के स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम दिष्ट धारा जनित्र का पार्ट नंबर 5 देखेंगे। दोस्तों, यह जो वीडियो है यह सभी टेक्निकल एग्ज़ाम्स के लिए और ITI के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना और हर क्वेश्चन को दोस्तों समझने की कोशिश करना। वीडियो को ध्यान से देखना है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन सीरीज का 41 क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है कि 4 ध्रुवों वाला DC जनित्र 1800 RPM पर चल रहा है। आर्मेचर में धारा की आवृत्ति होगी। दोस्तों, पहला ही आज हमारा न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों हमें आवृत्ति पूछी है। अब दोस्तों सूत्र क्या होता है? दोस्तों सूत्र होता है NS बराबर 120 F इंटू P, यानी 120 F अपॉन P। दोस्तों P पोल्स की संख्या, F आवृत्ति होती है, NS क्या होती है दोस्तों? RPM में स्पीड होती है। दोस्तों RPM की फुल फॉर्म होती है रिवॉल्यूशन पर मिनट। अब दोस्तों हमें क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है? हमें क्वेश्चन में N दे रखा है 1800 RPM और दोस्तों P दे रखा है, यानी पोल्स की संख्या दे रखी है 4। अब आवृत्ति का सूत्र लगाते हैं। आवृत्ति ज्ञात करने के लिए दोस्तों सूत्र लगाएंगे F बराबर NS P, यानी NP बटा 120। अब दोस्तों सूत्र में जो क्वेश्चन में हमें दे रखा है वो मान रख देते हैं। क्वेश्चन में हमें P की संख्या दे रखी है 4 और जो गति है वो दे रखी है 1800, यानी 1800 इंटू 4 बट्टा 120। अब दोस्तों इसको काट देते हैं, 0 से 0 कैंसिल, और दोस्तों 4 से 12 को काटेंगे, ये 3 बार कट जाएगा। 3 को दोस्तों 180 से काटेंगे तो ये दोस्तों 60 आ जाएगा। अब दोस्तों आवृत्ति का जो मानक होता है वो होता है हर्ज, यानी 60 हर्ज हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में 60 हर्ज किस ऑप्शन में दे रखा है? तो हम पाते हैं कि किसी भी ऑप्शन में 60 हर्ज नहीं दे रखा है, यानी 25 हर्ज, 30 हर्ज और 50 हर्ज दे रखा है और हमारा आंसर है 60 हर्ज। तो हम दोस्तों इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 60 हर्ज या साइकिल पर सेकंड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक विलगित उत्तेजित यानी सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में ऑप्शन ए क्षेत्र वाइंडिंग को बाह्य DC स्रोत से उत्तेजित किया जाता है, बी बाह्य क्षेत्र वाइंडिंग प्रयोग की जाती है, सी बाह्य कुंडली प्रयोग की जाती है और डी क्षेत्र वाइंडिंग स्वयं उत्पादित होती है। दोस्तों क्षेत्र जो विलगित यानी सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर है उसका ऑप्शन डी क्षेत्र वाइंडिंग स्वतः उत्पादित होती है, यानी सेल्फ जनरेटेड होती है। तो दोस्तों सेल्फ जनरेटेड वाइंडिंग नहीं होती है, यानी ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा। सी दे रखा है कि बाह्य कुंडली प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों बाह्य कुंडली यानी एक्सटर्नल आर्मेचर जो कॉइल होती है वो भी इसमें प्रयोग नहीं की जाती, यानी ऑप्शन सी भी इसका रॉन्ग हो जाएगा। बी में दे रखा है कि बाह्य क्षेत्र वाइंडिंग प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों बाहर की कोई क्षेत्र वाइंडिंग प्रयोग नहीं की जाती, यानी ऑप्शन बी भी इसका गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, क्षेत्र वाइंडिंग को बाह्य DC स्रोत से उत्तेजित किया जाता है। अब दोस्तों इसको जो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होता है उसमें तो दोस्तों जनरेटर को बाह्य DC स्रोत से उत्तेजित करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जो सेपरेटली एक्साइटेड यानी विलगित या फिर दोस्तों पृथक उत्तेजित जनरेटर होता है उसमें क्षेत्र वाइंडिंग को जो बाह्य DC स्रोत, अब DC स्रोत दोस्तों या तो बैटरी से या फिर किसी शंट जनरेटर से उत्तेजित किया जाता है। दोस्तों जो पृथक उत्तेजित जनरेटर की क्षेत्र कुंडलियों को किसी बाह्य DC धारा स्रोत या उत्तेजक या बैटरी से उत्तेजित किया जाता है। और दोस्तों यह कहाँ होता है? तो जहाँ कम वोल्टता तथा उच्च धारा की आवश्यकता हो तथा क्षेत्र धारा को नियंत्रित करना पड़ता हो, वहाँ इस प्रकार के जनरेटर का प्रयोग में लाए जाते हैं। और प्राय दोस्तों इस प्रकार के जनरेटर विद्युत लेपन या फिर धातु शुद्धिकरण या फिर प्रयोगशाला में प्रयोग में लाए जाते हैं। कहाँ दोस्तों? जहाँ वोल्टेज कम हो, धारा अधिक हो और जो क्षेत्र धारा होती है उसको नियंत्रित करना हो, वहाँ इस प्रकार के जनरेटर उपयोग में लाए जाते हैं। यानी दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। एक डीसी जनरेटर में बर्स्ट का तनाव उसके कार्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अतिरिक्त बर्स्ट तनाव से यानी एक्स्ट्रा इसके ऊपर दाब लगाने से क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए दे रखा है, मशीन का वेग कम हो जाएगा। बी, निर्गम वोल्टता कम हो जाएगी। सी, निर्गम वोल्टता बढ़ जाएगी। डी, दिक् परिवर्तक अतितप्त होगा और सतह घिस जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दिक् परिवर्तक अतितप्त होगा और सतह घिस जाएगी। यानी अगर एक्स्ट्रा दबाव डालेंगे तो जो हमारा कम्यूटेटर है वो अधिक ज़्यादा गर्म होगा, और अधिक ज़्यादा गर्म होने से क्या होगा दोस्तों? सतह वो घिस जाएगी। दोस्तों ब्रश का कार्य क्या होता है? ब्रश का कार्य होता है दोस्तों कम्यूटेटर से विद्युत धारा एकत्रित कर उसे जो बाह्य परिपथ होता है उसमें भेजना या बाह्य परिपथ को सप्लाई देना। दोस्तों ब्रशों का कार्य कुंडली होती है उनको समांतर परिपथ में विभाजित करना भी है, यानी उनको समांतर परिपथ में विभाजित करना। प्राय दोस्तों ब्रश कार्बन के बने होते हैं, क्योंकि कार्बन का जो स्टार्टिंग प्रतिरोध होता है या प्रतिरोध ही कहेंगे हम, वो तांबे से ज़्यादा होता है। और दोस्तों जो ऐसे बड़ी मशीन होती है उनमें तांबे का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अधिकतर कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है। तो कार्बन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है दोस्तों? इसका जो तापमान गुणांक है वो NTC यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। यानी दोस्तों जब हम मशीन को स्टार्ट करते हैं तब इसका कार्बन का प्रतिरोध ठंडा होने पर ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे ही कार्बन गर्म होगा इसका प्रतिरोध कम हो जाएगा, और प्रतिरोध कम होने के कारण वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, और वोल्टेज ड्रॉप कम होने के कारण हानि कम होती है। इसीलिए हम कार्बन का ब्रश उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। अगर एक डीसी के सप्लाई टर्मिनल को आपस में बदल दिया जाए, एक डीसी मशीन है उसके सप्लाई टर्मिनल आपस में बदल दिए जाते हैं, तो क्या होगा दोस्तों? मोटर एक डीसी जनरेटर के समान कार्य करेगी। यानी दोस्तों यहाँ मोटर दे रखा है। ऑप्शन बी, चक्रण की दिशा परिवर्तित हो जाएगी। ऑप्शन सी, चक्रण की दिशा अपरिवर्तित हो रहेगी। और ऑप्शन डी, मोटर जल जाएगी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, चक्रण की दिशा अपरिवर्तित रहेगी। दोस्तों सप्लाई के टर्मिनल बदलने से मोटर की घूर्णन दिशा नहीं बदलती है, तो फिर दोस्तों बदलती किससे? तो दोस्तों इसकी घूर्णन दिशा बदलने के लिए हमें आर्मेचर कॉइल या फिर जो फील्ड टर्मिनल होते हैं उनमें दोनों में से दोस्तों किसी एक के टर्मिनल जो एक होता है दोस्तों वो बदलना होगा। यानी या तो हमें फील्ड टर्मिनल चेंज करना होगा या फिर आर्मेचर। इन दोनों में से धारा एक में धारा की दिशा चेंज करनी होगी। अगर दोनों की धारा दिशा चेंज कर देंगे या फिर दोनों को ही चेंज कर देंगे, दोनों टर्मिनल को, तो दोस्तों तब भी इसकी गति जो घूमने की दिशा है वो अपरिवर्तित रहेगी। यानी या तो आर्मेचर की दिशा या फिर टर्मिनल की दिशा, दोनों में से टर्मिनल कौन सा दोस्तों? फील्ड टर्मिनल। उन दोनों में से हमें धारा चेंज करनी होगी किसी एक की। दोस्तों दोनों को एक साथ परिवर्तित करने पर जनरेटर पहले की अवस्था में ही चलती रहेगी, और सप्लाई टर्मिनल चेंज करने से भी दोस्तों चक्रण की दिशा अपरिवर्तित रहती है। क्वेश्चन नंबर 45। आर्क वेल्डिंग में प्रयोग होने वाला जनरेटर है। आर्क वेल्डिंग में कौन सा जनरेटर काम में लेते हैं? ऑप्शन ए, डीसी सीरीज जनरेटर। बी, डीसी शंट जनरेटर। सी, डीसी कंपाउंड जनरेटर। दोस्तों इंग्लिश में दे रखा है डीसी कंपाउंड डिफरेंशियल जनरेटर, यानी इंग्लिश वाला मानना है हमें। डी, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो दोस्तों आर्क वेल्डिंग के लिए ऑप्शन सी, डीसी कंपाउंड डिफरेंशियल जनरेटर काम में लेते हैं। दोस्तों ये जनरेटर शंट तथा श्रेणी जनरेटरों का संयुक्त रूप होता है, यानी इसमें श्रेणी वाइंडिंग भी होती है और शंट वाइंडिंग भी होती है। अब दोस्तों दोनों पर शंट तथा श्रेणी दोनों कुंडलित होती है। शंट क्षेत्र को आर्मेचर के समांतर में, चलो दोस्तों मैं डायग्राम बना के बता देता हूँ। शंट क्षेत्र में ये आर्मेचर है दोस्तों, यहाँ दोस्तों सीरीज कुंडली होगी, और दोस्तों इसके यहाँ समांतर कुंडली होगी। अब दोस्तों शॉर्ट शंट में ये यहाँ संयोजित की जाती है, जबकि लॉन्ग शंट में यहाँ संयोजित की जाती है। दोस्तों इस तरह से इसका डायग्राम होगा। दोस्तों आगे देखते हैं। इसमें आगे दे रखा है कि शंट क्षेत्र को आर्मेचर के श्रेणी समांतर में तथा श्रेणी क्षेत्र को आर्मेचर के श्रेणी में जोड़ा जाता है। कंपाउंड जनरेटर लोड पर, जो दोस्तों कंपाउंड होता है वो जनरेटर क्या होता है? लोड पर स्थिर वोल्टता प्रदान करता है। इसलिए इस प्रकार के जनरेटर का प्रयोग व्यापारिक रूप में सभी कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे पावर सप्लाई आदि के लिए कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। और डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग आर्क वेल्डिंग में करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46।
ट्रिप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच का मान होता है। ट्रिप्लेक्स लैप वाइंडिंग में दोस्तों कम्यूटेटर पिच का मान होता है 3, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ड्यूप्लेक्स में दोस्तों 2 होता है। इस तरह से दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। क्वेश्चन नंबर 47 दे रखा है, यदि एक कॉइल के सिरों को कम्यूटेटर बार पर एक पोल पिच की दूरी पर जोड़ा जाए तो इस वाइंडिंग को कहते हैं। एक कॉइल है दोस्तों, उसके सिरों को कम्यूटेटर बार के ऊपर दोस्तों पोल पिच की दूरी पर, सिर्फ एक पोल पिच की दूरी पर जोड़ा जाए तो इस वाइंडिंग को कहते हैं। ऑप्शन ए लैप, बी वेव वाइंडिंग, सी रिंग वाइंडिंग, डी आयताकार वाइंडिंग। दोस्तों सिर्फ एक पोल पिच की दूरी पर जोड़ने की बात की गई है। अगर एक पोल पिच की दूरी पर जोड़ेंगे दोस्तों तो ये होगी दोस्तों वेव वाइंडिंग, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा वेव वाइंडिंग। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, कॉइल के सिरों को कम्यूटेटर सेगमेंट पर जोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं। कॉइल के सिरों को दोस्तों कम्यूटेटर सेगमेंट तो जो दोस्तों आपने देखा होगा इस तरह से बनाए जाते हैं डायग्राम में, तो उन पर जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कम्यूटेटर कनेक्शन, बी कॉइल कनेक्शन, सी स्लॉट कनेक्शन, डी पॉइंट कनेक्शन। तो दोस्तों कम्यूटेटर सेगमेंट पर जोड़ने की प्रक्रिया को दोस्तों हम कॉइल कनेक्शन कहते हैं दोस्तों, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा कॉइल कनेक्शन। आगे देखते हैं 49, क्वेश्चन नंबर 49 में दे रखा है कि लेवल कंपाउंड डीसी जनरेटर का उपयोग निम्न कार्य के लिए होता है। एक दोस्तों लेवल कंपाउंड दे रखा है, उसका प्रयोग कहाँ होता है। ऑप्शन ए विद्युत आर्क वेल्डिंग में, बी विद्युत ट्रैक्शन में, सी बैटरी चार्ज में और डी प्रकाश के लिए। तो दोस्तों लेवल कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग होता है प्रकाश के लिए, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा प्रकाश के लिए। अब दोस्तों लेवल कंपाउंड का प्रकाश के लिए होता है, तो फिर विद्युत आर्क वेल्डिंग इसमें दोस्तों डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का उपयोग होता है। विद्युत ट्रैक्शन इसमें दोस्तों सीरीज जनरेटर का उपयोग होता है। बैटरी चार्ज करने में शंट जनरेटर का उपयोग होता है और प्रकाश के लिए लेवल कंपाउंड डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 दे रखा है कि डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ ई का सूत्र हमें पूछा गया है, और इसमें दोस्तों फाई बराबर दे रखा है प्रति ध्रुवों में औसतन चुंबकीय फ्लक्स, जेड बराबर दे रखा है चालकों की कुल संख्या, एन बराबर दे रखा है आरपीएम में घूर्णन का वेग यानी उसकी घूर्णन गति एन, पी बराबर दे रखा है ध्रुवों की संख्या, ए बराबर दे रखा है समांतर पथों की संख्या। ऑप्शन ए में दे रखा है कि इसमें से कौन सा इसका सूत्र होगा। ए है ई बराबर फाई जेड एन बटा 60 इंटू पी अपॉन ए वोल्ट्स, बी ई बराबर फाई जेड एन बटा 60 इंटू ए अपॉन पी वोल्ट्स, सी ई बराबर फाई जेड पी बटा 60 इंटू ए अपॉन पी, डी ई बराबर फाई जेड एन बटा 120 वोल्ट्स। दोस्तों इसको सोल्व करते हैं हम। दोस्तों इसको सोल्व करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा। दोस्तों सोल्व करने के ऊपर यहाँ सफ़ेद पेज ले लेते हैं, यहाँ सोल्व करते हैं। दोस्तों इसमें सबसे पहले देख क्या रखा है, प्रेरित ईएमएफ हमें ज्ञात करना है, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें ज्ञात करना है। दोस्तों ईएमएफ ज्ञात करना है। अब दोस्तों देख क्या क्या रखा है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमें एन देखते हैं। आर्मेचर में परिभ्रमण की संख्या प्रति मिनट क्या होती है दोस्तों, एन। फिर दोस्तों एन को हम दोस्तों देखते हैं कि प्रति सेकंड, ये दोस्तों हमें क्या दे रखा है, आरपीएम में दे रखा है, यानी रिवॉल्यूशन पर मिनट। अगर इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो दोस्तों क्या करेंगे, इसमें 60 का भाग दे देंगे, यानी दोस्तों इसका आंसर भी बताएंगे, लेकिन आंसर कैसे आए वो भी हम आपको बताते हैं। फिर दोस्तों एन बराबर 60, ये क्या हो गया, 1 सेकंड का जो रोटेशन टाइम है वो हो गया। आगे देखते हैं दोस्तों, अगर परिभ्रमण काल इसका पर सेकंड में लेते हैं, पर सेकंड का काल बराबर क्या होता है, dt, dt बराबर 60 अपॉन एन, यानी 60 सेकंड में कितनी घूर्णन गति है या कितनी आरपीएम दे रखा है उसका भाग देंगे तो dt हमारे पास आ जाएगा, यानी परिभ्रमण में लिया गया समय। आगे देखते हैं दोस्तों, अगर इससे हम देखते हैं तो फैराडे के जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम होता है उसके अनुसार हमारे पास सूत्र क्या होगा, यानी प्रति चालक में उत्पन्न ईएमएफ ई बराबर, और प्रति चालक को दोस्तों जेड से प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर दोस्तों हमारे पास सूत्र क्या आ जाएगा, डी फाई अपॉन डी टी।
बराबर फाई फ्लक्स पी पोल की संख्या एन आरपीएम अपॉन 60, और ये किस में आएगा दोस्तों? वोल्ट में। अब दोस्तों आगे इसको सोल्व करते हैं। दोस्तों आगे सोल्व करेंगे, आगे इसको दोस्तों सोल्व करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि धनात्मक और ऋणात्मक वृत्तों के बीच श्रेणी क्रम में जुड़े चालक n होती है, उनकी संख्या कैसे प्रदर्शित की जाती है? तो दोस्तों जो श्रेणी क्रम में चालक जुड़े होते हैं उनकी n संख्या बराबर z अपॉन a। z चालक, a समांतर पथों की संख्या। दोस्तों अब अगर E बराबर एक चालक में औसत प्रेरित ईएमएफ इंटू समांतर पथों में चालकों की संख्या है, तो इसको दोस्तों सोल्व करते हैं। तब दोस्तों सूत्र क्या होगा? E बराबर फाई पी एन बटा 60 इंटू जेड बटा ए। जेड दोस्तों इसमें फाई फ्लक्स, पी पोल की संख्या, एन आरपीएम में गति, जेड प्रतिचालक, ए समांतर पथों की संख्या, और 60 दोस्तों ये किससे आया? जो हमने सेकेंड में कन्वर्ट किया था। दोस्तों इसको अगर आगे सोल्व करते हैं, आगे सोल्व करने पे दोस्तों हमारे पास उत्तर आएगा इसका E बराबर फाई पी एन बटा 60 इंटू पी बटा ए। इसको दोस्तों हम कोष्टक में बंद कर देते हैं और ये आएगा दोस्तों वोल्ट में। अब दोस्तों आप देखेंगे कि इसमें जो d5 बटा dt था वो सूत्र में नहीं आया। दोस्तों d5 बटा dt वो तब आया था जब हमने एक चालक में प्रेरित ईएमएफ ज्ञात किया था, लेकिन हमें दोस्तों जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है जनित्र में प्रेरित ईएमएफ, यानी सभी चालकों में जो ईएमएफ उत्पन्न हुआ वो पूछा है। तो दोस्तों d5 अपॉन dt हट जाएगा और सूत्र आ जाएगा हमारे पास फाई, दोस्तों फाई पी एन बटा 60 इंटू पी बटा ए। यानी दोस्तों जो हमारे पास ऑप्शन दे रखा है, दोस्तों ऑप्शन कौन सा दे रखा है हम देखते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए दे रखा है फाई जेड एन। सॉरी दोस्तों हमने क्या किया था उसमें, इसमें दोस्तों ये आएगा फाई जेड एन। पीक तो दोस्तों आगे हमने रख ही दिया था, जेड नहीं रखा था। जेड आपने दोस्तों ध्यान नहीं दिया होगा, तो पी तो हमने यहाँ रख दिया और जेड, सॉरी दोस्तों ए, यानी फाई फ्लक्स, जेड चालकों की संख्या, एन आरपीएम में गति, पी पोल की संख्या, ए समांतर पथों की संख्या और 60 सेकंड में कन्वर्ट करने पे आएगा दोस्तों। यानी इसका जो सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन ए, ई बराबर फाई जेड एन बटा 60 इंटू पी अपॉन ए वोल्ट्स। दोस्तों ये आज के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को शेयर करना दोस्तों। हम आपके लिए एक से अच्छा एक वीडियो लाते रहेंगे और जल्द ही आपके लिए मास्टर वीडियो भी लाने वाले हैं, जिसमें दोस्तों संपूर्ण थ्योरी कवर करेंगे, वन लाइनर के फॉर्म में और ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में, दोनों में दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। धन्यवाद।